सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हीटेड हियरिंग होने जा रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल चंदोरकर की कोर्ट रूम में घमासान होने वाला है। पिटिशनर्स मौजूद है, सीनियर काउंसिल्स तैयार है और इस सबके बीच सेंटर का लेटेस्ट रिप्लाई ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल लीगल बैटल नहीं है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल सवाल को एड्रेस करता है। What are the boundaries of the President's discretionary powers under Article 143? Shockingly, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स का मैटर नहीं रहा है और पिछले दिन ही पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि उनके स्टेट के गवर्नर भी आए दिन प्रेसिडेंट को बिल्स भेज दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मैटर सीजेआई बीआर गवई के सामने पेश किया। हालांकि उसी टाइम एसजी तुषार मेहता ने सेंटर की तरफ से मौजूद होते हुए कह दिया कि सिंस दिस इन्वॉल्व्स द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, लेट ऑल सच मैटर्स बी हर्ड टुगेदर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसके खिलाफ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, ये कहते हुए कि दिस केस रेज्ड इमीडिएट कंसर्न्स स्पेसिफिक टू पंजाब व्हिच कुड नॉट बी डिलेड फर्दर। हालांकि दोनों साइड्स को सुनने के बाद सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि इस केस से सुप्रीम कोर्ट तब डील करेगी जब वो अपना फैसला इन द पेंडिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन सुना दे। यानी कि मैटर काफी सीरियस है और अब एक स्टेट का तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब शुरुआत करते हैं उस कंट्रोवर्शियल 8 अप्रैल 2025 के जजमेंट से, जिसकी वजह से आज ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सामने बैठी है। एक डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिसेस जेपी पर्दीवाला एंड आर महादेवन बैठे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है और वो बिल क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, तो प्रेसिडेंट को प्रूडेंटली मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना चाहिए अंडर आर्टिकल 143। अब बेंच का लॉजिक था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के सवाल सबसे अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट को सिर्फ एग्जीक्यूटिव एडवाइस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए बल्कि जुडिशरी का ओपिनियन लेना चाहिए। पर सेंटर को ये ऑब्जर्वेशन एकदम पसंद नहीं आया। यूनियन गवर्नमेंट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए एक तीखा जवाब फाइल कर दिया था। उनका कहना था कि ये इंटरप्रिटेशन प्रेसिडेंट की अनफेटर्ड डिस्क्रेशन को अंडरमाइन करता है। मतलब सीधा सीधा द जुडिशरी कैन नॉट डिसाइड हाउ, व्हेन एंड ऑन विच इशू द प्रेसिडेंट शुड सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। अब आज की हियरिंग से ठीक पहले सेंटर ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रिटन सबमिशन में कहा कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन दैट क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रेसिडेंट टू रेफर एवरी रिजर्व्ड बिल टू द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इसका मतलब सिंपल है, प्रेसिडेंट पे कोई कंपल्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं बनाई जा सकती है, वो हर बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले। अब सेंटर के यहाँ 3 मेजर पिलर्स के आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला, डिस्क्रेशन अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन से कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे कंसल्ट का मतलब सिर्फ एडवाइस लेना है, नॉट अ बाइंडिंग मैंडेट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लियर किया कि द जुडिशरी कैन नॉट डिक्टेट टू द प्रेसिडेंट हाउ एंड व्हेन दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड। अगर कोर्ट मैंडेटरी बना देगा तो वो एक तरह का कॉन्टिन्यूइंग मैंडेटस बन जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अंडर आर्टिकल्स 200 एंड 201। अब सेंटर का दूसरा आर्गुमेंट और भी पावरफुल है। आर्टिकल 200 एंड 201 गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के रोल्स को कवर करते हैं जब बिल्स उनके पास आते हैं। यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का रोल मैंडेटरी होगा। सेंटर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन की है। द लेजिस्लेचर डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी व्हाइल पासिंग बिल्स, द गवर्नर और प्रेसिडेंट अप्लाइज एन इंडिपेंडेंट माइंड ऑन एसेंट एंड द जुडिशरी रिव्यूज ओनली आफ्टर लॉ इज इनैक्टेड एंड चैलेंज। तो जुडिशरी के पास कोई एक्सक्लूसिव मोनोपोली नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने का प्री लेजिस्लेटिव स्टेज पे। थर्ड पॉइंट है नो जुडिशियल मैंडेट ओवर पेंडिंग बिल्स। सबसे बड़ा और तीखा पॉइंट ये था कि कोर्ट एक पेंडिंग बिल को एग्जामिन ही नहीं कर सकता। बिल तभी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आता है जब वो इनैक्टेड लॉ बन जाए। अगर कोर्ट अपने आप को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रेरोगेटिव को अंडरमाइन करेगा। सेंटर ने यहाँ पर एक और एंगल ऐड किया था, स्टेट्स के पिटिशंस की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करके। उनका कहना है कि आर्टिकल 32 सिटीजन्स के लिए है जिसे वो अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। स्टेट्स इस आर्टिकल का मिसयूज नहीं कर सकते गवर्नर्स के अगेंस्ट। अगर सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है तो वो आर्टिकल 131 के अंदर एक ओरिजिनल सूट के रूप में आना चाहिए। आर्टिकल 32 के अंदर
अंदर नहीं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स का डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो असली सवाल यहाँ है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन अंडर आर्टिकल 143 को कैसे समझा जाए। ऑप्शन पहला, क्या वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है और प्रेसिडेंट अपने मन और एग्जीक्यूटिव एडवाइस के हिसाब से डिसाइड करेंगे, या सेकंड ऑप्शन, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन माना जाना चाहिए कि जब भी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले। अब सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल 8 ऑब्जर्वेशन सेकंड अप्रोच को प्रमोट करती है, लेकिन सेंटर कहता है कि ऐसा करना जुडिशरी का ओवररीच है। और आज की हियरिंग इतने इंटेंस इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक बिल की बात ही नहीं है, ये पूरा गेम है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच बैलेंस का। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रेसिडेंट को हर बार कंसल्ट करना ही होगा तो जुडिशरी अपने डोमेन को एक्सपैंड करेगी, लेकिन अगर सेंटर का स्टैंड एक्सेप्ट होता है तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन एकदम अनफेटर्ड बन जाएगी और फिर स्टेट्स को लग सकता है कि गवर्नर्स और सेंटर्स की विल स्टेट्स के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हमेशा हावी हो जाएगी। यहाँ एक पॉलिटिकल एंगल भी है। स्टेट्स जैसे तमिलनाडु एंड केरला ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को, कह रहे हैं कि ये एक अपील इन डिस्गाइज है। मतलब सेंटर इनडायरेक्टली अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले आया है गवर्नर्स को शील्ड करने के लिए। स्टेट्स की कंप्लेन ये है कि गवर्नर्स बार बार बिल्स को डिले करते हैं और उनके लेजिस्लेटिव मैंडेट को डाइल्यूट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में इसी इशू को फिक्स करने की कोशिश की थी बाय प्रिस्क्राइबिंग अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अब सेंटर कह रहा है कि जुडिशरी इसमें बिल्कुल घुस ही नहीं सकती। एक तरफ सेंटर के आर्गुमेंट्स है जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन को डिफेंड करते हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी का इंस्टिंक्ट है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बचाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। तो अब चॉइस ये है कि क्या हम एक प्रेसिडेंट विद कंप्लीट डिस्क्रेशन चाहते हैं जो डिसाइड करे कि कब कोर्ट से कंसल्ट करना है, या फिर एक सिस्टम विद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन जिसमें जुडिशरी की गार्ड रेल्स लगाई जाए ताकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फिल्टर हो सके। जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग शुरू होगी, दोनों साइड्स अपने पूरे वेट के साथ आर्ग्यू करेंगे। पिटिशनर्स ये दिखाएंगे कि जुडिशरी को एक प्रोएक्टिव रोल लेना ही होगा डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंटर दिखाएगा कि जुडिशरी अपना डोमेन तोड़कर प्रेसिडेंट और गवर्नर के रोल में इंटरफेयर कर रही है। जो भी आउटकम होगा ये एक लैंडमार्क होगा, या तो आर्टिकल 143 का स्कोप एक्सपैंड होगा जुडिशियल एक्सपेक्टेशंस के साथ, या फिर वो बिल्कुल अनफेटर्ड रहेगा प्रेसिडेंट के हाथ में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, बल्कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के पावर डायनामिक्स को रिडिफाइन करेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट्स चलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमारा सिस्टम किस तरफ जाता है, जुडिशियल ओवरसाइट की तरफ या एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस की तरफ। जितना इंटेंस ये हियरिंग होगा उतना ही हिस्टोरिक इसका डिसीजन भी होगा। तो क्या कोर्ट कहेगा इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट कंसल्ट इन टाइम डेमोक्रेसी विल बी डिलेड, या फिर सेंटर का स्टैंड टिका रहेगा कि द प्रेसिडेंट्स पावर इज सो जेनरस, यूनिक एंड बियॉन्ड द कोर्ट्स रीच। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।